स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, और ईएमएफ इक्वेशन का वी हैव डन द डेरिवेशन ऑल्सो। क्लास में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ इस टॉपिक में, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ें। जो लोग एब्सेंट है क्लास में, मैं एक बार बता देता हूँ। कल की क्लास में अपन लोगों ने सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर से स्टार्ट किया था, और आइडियल ट्रांसफार्मर को अपन एक तरीके क्या कहते हैं, ये क्या है आपका टू इंडक्टिव कॉइल्स की तरह इसको अपन देख रहे हैं। और इसी में टू इंडक्टिव कॉइल तो है ही, और उसके साथ साथ आपका लॉस फ्री कोर्स है, ठीक है। और देन आफ्टर दैट in yesterday class we are talking about the general types of transformer. So number one is no load transformer or no load operate। मतलब अपन को क्या देखना है, we have see the operation और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं इसमें, फॉर दैट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर अपन लोग इसमें ये देख रहे हैं कि जब भी कभी आपकी ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू या ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन प्रिंसिपल अपन लोगों का, इसमें जब भी कभी आपका कोई लोड कनेक्टेड नहीं है वो नो लोड हो जाएगा। सिमिलरली जब कोई लोड कनेक्टेड है तो वो ऑन लोड हो जाएगा। तो कल इसी तरीके से अपन ने देखा था। तो ये था सबसे पहला आपका। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? तो वाई विनायक इज सेंड दैट नो ऑडियो। हाँ चलिए, ओके। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर और नो लोड विदाउट लॉसेस है। तो इसके लिए क्या होगा इसमें कि आपका फेजर डायग्राम भी अपन ने देखा था, फेजर डायग्राम। अच्छा आप लोग बताइए, कल के कितने स्टूडेंट्स ने बुक्स में ये वाला फेजर डायग्राम देखा था? तो फेजर डायग्राम जो बुक में दिया हुआ है वो नंबर 1 कैटेगरी वाला है या फिर नंबर 2 कैटेगरी वाला है? कौन सा फेजर डायग्राम बना हुआ है बेटा बुक्स में, बताइए मुझे। 1 और 2 जिसने देखा है कल बुक में। यार आप लोग क्लास क्या करते हो 5 बजे के बाद, सोते हो क्या? क्लास प्लीज रिप्लाई, ओके। आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर देखा या नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा है, हैंड रेस करना अपना, या अनम्यूट करके बताइए फटाफट मेरे को। मेरे को नाम बोलना पड़ेगा, फिर क्या फायदा। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सर 1 वाला बना हुआ है बुक में। 1 वाला बना हुआ है ना, ठीक है। और कोई? नेट तो चल रहा है यार। यस सर, फर्स्ट वाला ही बना हुआ है। फर्स्ट वाला ही बना है ना, चलिए ठीक है। तो बुक्स में आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन में जो अपन देखेंगे, जब लॉसेस कंसीडर नहीं होंगे तो उसके लिए फेज डायग्राम जो रहेगा वो इस तरीके से होगा। उसके बाद अपन ने ईएमएफ इक्वेशन के बारे में देखा था। ईएमएफ इक्वेशन में अपन यहाँ पे +5m से -5m इसके लिए चले थे। उसके लिए अपन ने क्या किया था, फॉर दिस वैल्यू यहां से जो आपका +5m से लेकर -5m तक जो आपका टोटल टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज 1/2f। 1/2f अपन ने लिया हुआ है जिसकी वैल्यू दी हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने डेरिवेशन किया। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आई थी, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वेशन जो आपकी आई थी, दैट इज द ईएमएफ इक्वेशन इज E = 4.44 f(5m). सिमिलरली ऑन द सेम केस द आरएमएस वैल्यू अपन इसमें निकालते हैं। तो फॉर ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ये वैल्यू हो जाएगी आपकी
4.44 FIM N1 और सेकेंडरी के लिए आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल लिखिए। अब इसी ईयर इक्वेशन की बेसिस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करा देता हूं। तो न्यूमेरिकल के सबसे पहले अपन एक PDF फाइल ओपन करते हैं इसमें। तो इस PDF फाइल में तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी आप लोगों को इसमें दिया हुआ है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल अपन ने देख ही लिया है। कोर टाइप शेल टाइप आपको बता दिया है कल। ये मैं इक्वेशन अपन लोगों ने कल देख ली थी, है ना। इसका डेरिवेशन इसमें भी अलग तरीके से दिया हुआ है। 2 मेथड्स हैं, E = -n dφ/dt से भी आप कर सकते हो इसको, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ये वाला मेथड और वो वाला भी मेथड, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है आपका लॉसेस। देखिए लॉसेस के बारे में कल आप लोगों को बोला गया था कि पढ़ के आना, तो कोई पढ़ के आया है क्लास में? कोई है ऐसा जो बता पाए कि लॉसेस क्या होते हैं? आप लोगों का ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म हो गया प्रैक्टिकल? यस सर। क्या किया था ऋषभ उसमें OCSC टेस्ट में आपने? सर इतना ध्यान से नहीं पढ़ा था सर। प्रैक्टिकल किया और यही नहीं पता उसमें क्या किया क्या नहीं किया? सर ऐसा तो मत कल करो यार। रिवाइज होगा सर, कल रिवाइज कराएंगे वो। रिवाइज क्यों होगा कल? सर बताया था कि सारी की सारी प्रैक्टिकल कल रिवाइज कराएंगे और फिर नेक्स्ट वीक वाइवा होगा। कितने प्रैक्टिकल हो गए आप लोगों के? 9 हो गए सर। 9 खत्म हो गए? यस सर। गुड। चलिए लैब का अलग कंसेप्ट है। तो अगर आपने ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट तरीके से बताया होगा तो उसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जब भी आप टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर करते हैं तो फॉर दैट टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर सबसे पहला मोटो आपका ये रहेगा कि आपको उसमें पैरामीटर्स निकालने हैं, क्या क्या पैरामीटर्स उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आप लॉसेस निकालते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सा लॉस होता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन सा लॉस होता है। जब भी ओपन सर्किट टेस्ट की बात होती है तो उसमें कौन से लॉसेस निकाले जाते हैं, बताइए फटाफट। आयरन लॉस, आयरन लॉस, कोर वेरी गुड, लॉसेस, कोर और आयरन लॉस। ठीक है ना। और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो उसमें कौन से लॉसेस निकल के आते हैं जो आपकी वॉटमीटर रीडिंग आती है? कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। वेरी गुड। तो इसमें कॉपर लॉस जो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो 2 टाइप के लॉसेस होते हैं इसमें आपके। तो यही इसका है। सबसे पहला जो है वो कोर और आयरन लॉस है। ये PDF में आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो इसमें इसलिए मैं डिक्टेट नहीं कर रहा। जब भी कभी कोई भी कोर स्ट्रक्चर अपन लेते हैं तो कोर स्ट्रक्चर आता है, इसका मतलब उसमें आयरन पीस आ रहा है। आयरन पीस से इसका मतलब जहां भी लोहा होगा वहां लोहे से आयरन वाले लॉसेस रहेंगे। मतलब कोर मटेरियल बोल लो या इसको आयरन बोल दो। ठीक है ना। 2 टाइप के रहते हैं आयरन लॉस। एक रहता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस, एक रहता है आपका एडी करंट लॉसेस। ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस मतलब जहां पे भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपका B और H का जो अपन ने देखा था रिलेशन, वो वैल्यू जहां आपकी एग्जिस्ट करती हैं वहां आपका हिस्टैरिसीस लॉस हो जाता है। और जहां पे अपने आप ही एडी करंट फ्लो होता है किसी भी आयरन में, वहां पे आपके एडी करंट लॉसेस अवेलेबल रहते हैं। ठीक है ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला है हिस्टैरिसीस लॉस का और एडी करंट लॉस का। तो आप न्यूमेरिकल से पहले हेडिंग डाल लीजिए, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। उसमें लिखिए द पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर ऑफ 2 टाइप्स, नेमली कोर और आयरन लॉसेस। और नंबर 1 कोर और आयरन लॉस, नंबर 2 इज कॉपर लॉसेस। लिखिए जल्दी फटाफट। जल्दी लिखो फटाफट, 1 मिनट में कंटिन्यू कर रहा हूं। लिख लिया सब लोगों ने? देख लिया बेटा आप लोगों ने सबने?
यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका लॉसेस के दो टाइप हैं। सिमिलरली कोर लॉस के बारे में ये वाला आपका थ्योरेटिकल है, तो ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। Number one is this, and the second one is the copper loss। ठीक है, ये उसी का थ्योरी है, ये कॉपर लॉस है। ठीक है, तो कॉपर लॉस मतलब क्या होगा, जहां पे भी आपका हीटिंग इफेक्ट आएगा, मतलब आई स्क्वायर आर। देखिए, रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस है, कोई सा भी आपका मटेरियल हो, उसमें आपका रेजिस्टेंस अवेलेबल रहता है, करंट फ्लो होता है। अगर ये रहता है, इसका मतलब उसमें आपका कॉपर लॉस अवेलेबल है। और कॉपर लॉस आपका प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों साइड अवेलेबल रहता है, क्योंकि आपका दोनों साइड रेजिस्टेंस आपका इंक्लूड होता है जब अपन इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो उसमें करंट जो फ्लो होता है, चाहे आपका प्राइमरी करंट फ्लो हो, चाहे आपका सेकेंडरी करंट फ्लो हो। अगर प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है I1, तो आपका जो वो रहेगा कॉपर लॉस रहेगा, वो I1 स्क्वायर R1 हो जाएगा। और सेकेंडरी करंट की बात होगी तो उसमें I2 स्क्वायर R2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नेक्स्ट जो है, इसमें अब अपन इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये न्यूमेरिकल लिखिए फटाफट। 20 kVA 3300 by 240 50 hertz single phase transformer has 80 tons on secondary winding। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 20 kVA 3300/240 volt 50 hertz single phase transformer has चलिए मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको पीपीटी में ले जाता हूँ, उससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले न्यूमेरिकल जो है, इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि आपका जो वो है, इसमें एक लॉसेस वाली प्रेजेंटेशन और डाल दूंगा मैं, इसमें इंक्लूड कर देना आप लोग। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या देख लेंगे, इसमें गिवन क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपकी पावर दिया हुआ है P दिया हुआ है आपका 20 kVA। ठीक है, V1 की वैल्यू इसमें दी हुई है आपको 3300। I1 दिया हुआ है आपको 240 वोल्ट, ये भी वोल्ट है। उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको इसमें 50 हर्ट्ज। ठीक है, और N1 दिया हुआ है कि N2 दिया हुआ है? N2 दिया हुआ है इसमें आपका 80। ठीक है ना, N2 दिया हुआ है। अब इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट निकालना है ऑन फुल लोड कंडीशन। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स निकालना है और नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग निकालना है। चलिए, ये हो जाएगा कोई न्यूमेरिकल? नहीं, वो मैंने गलत लिख दिया, वही मेरा ध्यान एकदम वही गया था। एक्चुअली ये V2 है, सॉरी। इसमें आपका ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज V2 कर लेना उसको, वो गलत हो गया। ठीक है, तो कोई बताएगा क्लास में से इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स 5M और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, ये कितने आएंगे? जल्दी बताओ फटाफट। सर E2/1 इक्वल्स टू N2/N1 कर देंगे। सबसे पहले करेंगे अब V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1। ठीक है, इससे क्या निकल आएगा आपका?
इसकी वैल्यू आ जाएगी इससे सर आपकी N1 N1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज N1 इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई बाय V1 बाय V2। बताइए बेटा कितना आया, N1 कितना आया? 1100 80 मल्टीप्लाई बाय 3300 डिवाइड बाय 240 कितना आया गरिमा N1 की वैल्यू? 1100 सर 1100 1100। नितांशी I1 कैसे निकाला? सर पावर कांस्टेंट होगी ना, तो उसको प्राइमरी वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी सर। फिर से बोलना, क्या बोला आपने वार्डन? सर पावर कांस्टेंट होती है ना सर्किट में, तो उसको प्राइमरी वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो प्राइमरी करंट आ जाएगी। फिर सर वैल्यू आ गई। I1 और I2 की वैल्यू कैसे निकाल ली, ये बताओ मुझे आप। सर दोनों वाइंडिंग में पावर P इक्वल इक्वल टू करके सर। VI लगा देंगे। वेरी गुड। सर देखो V1 दो है I1 इसमें इक्वल टू V2 मेथड। I2। हाँ सर यही बोलो, तो बोल रहे थे। क्या बोलो प्रियांशु, बोलो। सर नितांशी भी यही बोल रही थी P इक्वल टू VI का। P इज इक्वल टू VI सही है। या फिर अपन को पता है यहाँ पे जो पावर है आपकी, द इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है, ये अपन कंडीशन जानते हैं। P1 इक्वल टू P2 होता है। P1 यहाँ पे कांस्टेंट है दोनों में, इसका मतलब क्या होगा, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। क्लियर? यस सर, यही की है। ऐसे निकाल सकते हो, इससे तो आपका रेशियो आ जाएगा। या फिर अपन ये भी कर सकते हैं कि आपका P इक्वल टू VI से आपको P आपको दिया हुआ है 20 kVA, वोल्टेज आपको पता है V1 की वैल्यू, तो I1 आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली P2 इक्वल टू V2 I2 करोगे तो यहाँ पे V2 240 है, I2 अब करंट आपका निकल आएगा। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कितना आएगा, 5M। यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। बताइए बेटा फटाफट I1 I2 कितना आया? I1 18.18 और I2 83.80 एम्पियर। फिर से कोई और भी बोलो, एक ही जने का आंसर नहीं, दो लोगों के आंसर लेंगे अपन यहाँ पे। I1 कितना है बेटा बताइए फटाफट, और कोई भी बताओ। 6.06 प्रियांशु आपका गलत क्यों आ रहा है बेटा? 6.06 तुम्हारा 18 में क्यों आ रहा है प्रियांशु? ट्वेंटी kV है बेटा, ध्यान रखो। तो अगर अपन उसको यूज करेंगे तो ये टोटल जो है इसमें पावर का भी यूज करना पड़ेगा आपको। ये टोटल आपके पावर के बराबर है, ठीक है ना। V1 I1 और V2 I2 की वैल्यू P के बराबर है ये। इसको अभी छोड़ो, अभी आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 18.18 ही आ रहा है। नहीं, कुछ गलत कर रहे हो आप। द वैल्यू ऑफ I1 इज 60.6 एम्पियर, ठीक है, और I2 की वैल्यू 833.33। ये आंसर किसका आया है बेटा? हाँ सर यही है। यस सर। ये आया है। यस सर, यही आया है। यस सर। ठीक है ना। प्रियांशु एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, फिर देख लेना उसमें क्या है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो अपन सभी जानते हैं कि जब भी कभी फ्लक्स की वैल्यू की बात होती है तो फॉर द वैल्यू ऑफ फ्लक्स वी कैन Sir, it's 83.33.
और 833 सर 60 नहीं आएगा सर, यस 6.06 सर आएगा। 6.06 आ रहा है, Yes, 8.33 आ रहा है सर। आपने वो पॉइंट यस सर। अगर आपने एक एक मिनट डबल मल्टीप्लाई एक सेकेंड। 20 kVA है ना, आप लोग क्या डिवाइड कर रहे हो इसमें? 20 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3300, यही कर रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर कितना आंसर आ रहा है? सर 6.06 एम्पियर 0.06. 83.33। एक सेकेंड, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो उसमें, मैं फिर से आप लोगों को लिख देता हूँ आंसर। द वैल्यू ऑफ I1 इज 6.06 आ रहा है, यस सर। यस सर 6.06 एम्पियर, ठीक है। और ये आ रहा है आपका 83.33 एम्पियर, यही आ रहा है आंसर। Yes, sir. यस सर चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स आपसे पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स के लिए आप क्या करेंगे, अपन सभी जानते हैं कल अपन ने क्या किया था, जब अपन ने डेरिवेशन किया था ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग या ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी वाइंडिंग, तो उसमें E2 की वैल्यू जो आपकी आई थी 4.44 पाई एम एफ N2, ये आया था। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो 5m की वैल्यू होगी, that 5m is equal to E2 डिवाइड बाय 4.44 F N2। यहाँ पे E की वैल्यू फटाफट रखिए, E कितना है यहाँ पे? 240 डिवाइड बाय 4.44 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग 80। इसको फटाफट सॉल्व करो और बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कितना आया 5m की वैल्यू? 0.0135। कितना आया? मिली वेबर में बताओ बेटा, मिली वेबर में, मिली वेबर। 0.0135। गिव योर आंसर इन मिली वेबर्स। इंटू 21 माइनस 3 कर दो उसमें, अब कितना आया? 13.6. 13.5। 13.5 13.51 है ना? यस सर। चलिए, ठीक है ना। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? समझ आया न्यूमेरिकल ये वाला? अब इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं अपन लोग। इसमें भी ये सॉल्व किया हुआ था, हो सकता है इसमें I1 I2 में कुछ गड़बड़ हो गया हो। तो इसमें E2 की वैल्यू 13.51 मिली वेबर, नंबर ऑफ टर्न्स जो आए हैं आपके भी आए हैं 1100, और I1 I2 की वैल्यू अपन ने इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। सिमिलरली एक और जो क्वेश्चन है वो ये है, चलिए लिखिए फटाफट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट ऑन a step down transformer operates on a 50 hertz AC supply, 50 hertz AC supply with a primary voltage of with a primary voltage of 230 volt, with a primary voltage of 230 volt. Full stop. The cross sectional area of the core is 50 centimeter square. Full stop. Calculate. Full stop. Calculate. Number 1, maximum flux pi m. Number 2, maximum flux density. And number 3, voltage induced on the secondary side. Voltage induced on the secondary side. ठीक है?
assume primary and secondary turns to be 500 and 250 respectively. क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, नंबर सेकंड जो आपका न्यूमेरिकल है. A step down transformer operate on a 50 hertz AC supply with a primary voltage of 230 volt. Stop. The cross sectional area of the core is 50 centimeters square. Calculate number 1 maximum flux, number 2 maximum flux density, and number 3 voltage induced on the secondary side. चलिए न्यूमेरिकल हो जाएगा ये वाला. अगर आपको ईएमएफ इक्वेशन याद होगी तो आप फटाफट न्यूमेरिकल कर लोगे. कल ही अपन ने पढ़ा था ईएमएफ इक्वेशन. ट्रांसफार्मर की अगर आप लोगों को ईएमएफ इक्वेशन और इसके फॉर्मूले पता हैं तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हार्डली 4 to 5 मिनट्स में एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है आराम से. चलिए फटाफट इसमें सबसे पहले निकालिए मैक्सिमम फ्लक्स. तो अपन सभी जानते हैं कि एज वी नो दैट द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज E1 इक्वल टू 4.44 पाई एम N1F. ये अपन जानते हैं इक्वेशन. ठीक है, इसकी हेल्प से क्या निकल आएगा, आपकी पाई एम की वैल्यू निकल आएगी. इट इज इक्वल टू E1 अपॉन 4.44 F N1. E1 आपको दिया हुआ है कितना है, E1 आपको दिया हुआ है गिवन 230 वोल्ट. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज. N1 नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500. वेरी गुड. निकालिए फटाफट फ्लक्स कितना आया इन मिली वेबर्स. 2.07. वैल्यू हमेशा 2.07. हाँ सही है. फ्लक्स की वैल्यू कोशिश किया करो कि आप लोग उसमें मिली वेबर में निकाल लो उसको. ठीक है, तो दो 5m की वैल्यू जो आई है by putting all the given values 230 divided by 4.44 multiply by 50 multiply by N1 कितना है 500. तो इन मिली वेबर्स कितना आ गया ये 2.07 मिली वेबर्स. ठीक है ना, ये हो गया नंबर 2. नंबर 1. नंबर 2 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. तो अपन जानते हैं BM. B इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए फटाफट. 5/A. 5/A. तो 5 आपने निकाल ही लिया है. 2.07 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया कितना है, जल्दी बताओ फटाफट. 50 into 10⁻⁴. 50 इंटू 10⁻⁻⁴. -4. ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में है. ठीक है ना, तो उसको अपन सेंटीमीटर को अपन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. तो बताइए मेरे को BM की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की 0.414. वेबर मीटर टेस्ला. 0.414. यूनिट क्या है इसकी, वेबर पर मीटर स्क्वायर. हाँ टेस्ला. टेस्ला ये और वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों में लिख सकते हैं आप. ठीक है ना, तो BM आ गया ये. 5m की वैल्यू हो गई आपकी, दैट इज द वैल्यू ऑफ 5m. ये आ गया आपका 2.01. अब अपन को क्या निकालना है, वोल्टेज इंड्यूस सेकेंडरी वाइंडिंग. तो इसमें लिए अपन थर्ड क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 4.44 5m F N2. ये रख सकते हैं अपन, है ना. ठीक है ना, 5m आपने निकाल ही लिया 2.07. फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है 50 हर्ट्ज. नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है 250. तो फटाफट बताइए E2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 115. 115 कर दो, उसको राउंड फिगर कर दो. ठीक है ना, तो आपका E1 क्या है 230 वोल्ट. E2 कितना आ गया आपका 115 वोल्ट. तो आप इसमें I1 और I2 की, अगर हो सकता है I1 I2 भी पूछा जाए तो वो भी आप इसमें निकाल सकते हैं. ठीक है ना,
तो जब भी कभी ट्रांसफॉर्मर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको अपन इसी तरीके से करते हैं। तो जो मैं आपको पीडीएफ में था वो मैं आपको शो कर देता हूँ, उसमें भी ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व किया हुआ है। जैसे ये रहा, E1 आपका दिया है 4.44 5m, N1 5m निकाल लिया 2.07 मिलीवेबर, BM निकाल लिया आपने 0.414 और E2 निकाल लिया आपने 114। इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल ये भी इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इसमें दिया गया है और सिंपली इसमें पूछा गया प्राइमरी या सेकेंडरी टर्म्स। ये भी आप लोगों का इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल में ये वाला पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो एक न्यूमेरिकल और है इसमें, इसी तरीके से है। इसको पहले खुद करना कोशिश सॉल्व करने की, उसके बाद इसमें फॉर्मूला और न्यूमेरिकल भी लिखे हुए हैं। सर सेकेंडरी वोल्टेज परफेक्ट नहीं आएगा एग्जैक्ट, मतलब क्या बेटा? जो सेकेंडरी 114.88 ये आया है ना सर, V1 by V2 इक्वल टू N1 by N2 से किया है तो सर परफेक्ट आएगा 115। हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये 10 टू पावर -3 और 4.444 वो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफेक्ट अंतर हो गया होगा। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप V1 by V2 इज इक्वल टू N1 by N2 यूज कर लो, I2 by I1 इज इक्वल टू N1 by N2 यूज कर लो। मतलब ये वाला जो आपका इसमें फॉर्मूला है ना, जो इसमें ऊपर भी है दिस वन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप E2 by I1 इक्वल टू V2 by I1 इक्वल टू N2 by N1 इस ट्रांसफॉर्मेशन इश्यू का यूज करके आप कोई भी मेथड निकाल सकते हो, ठीक है ना। और इसके केस में आपको पता है करंट की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? ठीक है। तो यहां तक तो इसके न्यूमेरिकल थे। अब जो आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है, अभी है आधा घंटा, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अब अपन ने, क्योंकि लॉसेस अपन ने पढ़ ली है, तो अब जो अपनी हेडिंग है इसमें है आपकी ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। ये भी तो अपन ने देखा था विद लॉसेस, ठीक है ना। इससे पहले अपन ने क्या किया था कि वी हैव रीड दैट द कंसेप्ट ऑफ विदाउट लॉसेस। तो उसमें अपन ने क्या ले लिया, सिंपल अपन ने क्या ले लिया था, उसमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर ले लिया था। तो यहाँ पे विद लॉसेस वाली बात आएगी, तो विद लॉसेस में अपन इसमें लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अपन सभी जानते हैं कि जब भी कभी नो लोड है तो नो लोड का सिंपल सिग्निफिकेंस क्या है? नो लोड का सिंपल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे इस टाइम पे नो लोड का ये मतलब है कि इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है, ओपन है शॉर्ट है? ओपन ओपन है ना। तो सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें इसकी क्या हो जाएगी, आपकी ओपन। तो सेकेंडरी आपकी ओपन हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। इसके बाद अब जब अपन इसकी बात करेंगे कि जब आपकी प्राइमरी इनपुट करंट इसमें सप्लाई हो रही है किसी भी ट्रांसफार्मर में, तो उस टाइम पे आपके यहाँ पे जो लॉसेस प्रेजेंट रहेंगे वो दो टाइप के लॉसेस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसमें फटाफट लिखिए दो लाइनें। When secondary of a transformer is open circuit, when secondary of a transformer is open circuit, that is no current flows in the secondary winding. That is no current flows in the secondary winding, comma, the transformer is said to be at no load condition. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और। When secondary of a transformer is open circuit, that is no current flows in the secondary winding. मतलब जब आपकी सेकेंडरी ओपन रहेगी उस टाइम पे कोई भी करंट आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो नहीं होगा, तो उस टाइम पे अपन ट्रांसफॉर्मर क्या बोलेंगे, तो ट्रांसफॉर्मर इज सेड टू बी एट नो लोड कंडीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम में लिखिए द प्राइमरी इनपुट करंट, द प्राइमरी इनपुट करंट अंडर नो लोड कंडीशन, has to supply number one,
आयरन लॉसेस, मतलब जैसे ही आपने लॉसेस कंसीडर कर रहे हैं तो जो इनपुट करंट होगा आपका नो लोड कंडीशन पे, अभी लोड कंडीशन नहीं है, उस टाइम पे भी आपके लॉसेस प्रेजेंट रहेंगे। क्या रहेगा? सबसे पहला होगा आपका आयरन लॉसेस, डेट कंप्राइजिंग हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, ठीक है ना। एंड नंबर 2, a very small amount of, कौन सा? कॉपर लॉस, a very small amount of copper loss in primary। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? आगे बढ़े। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो अपन करंट बता रहे हैं, ये वाला प्राइमरी इनपुट करंट, मान लीजिए मैं इसको नाम दे रहा हूं I0, ठीक है ना। नो लोड कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए मैंने इस प्राइमरी करंट को नाम दे दिया द प्राइमरी करंट I0। तो ये जो प्राइमरी करंट है इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, हैज 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। नंबर 1 जो आपका इसमें पहला कंपोनेंट है वो है आपका द करंट I म्यू। मैं उसको आपको डायग्राम में भी बना के दिखाऊंगा कैसा दिखेगा वो, द करंट I म्यू, ठीक है ना। I म्यू भी बोल सकते हैं इसको, और किसी बुक में और क्या होता है, किसी को याद है इसके बारे में? दैट इज जो पहला जो करंट आ रहा है I म्यू, इसको अपन बोल रहे हैं, इट इज कॉल्ड, दिस करंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव और वॉट लेस कंपोनेंट। किसका? इट इज a reactive और वॉट लेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। मतलब ट्रांसफार्मर में एक आपका नो लोड करंट फ्लो हुआ, ठीक है ना, और उस नो लोड करंट ने क्या किया, 2 करंट में वो उसके कंपोनेंट को तोड़ दिया। तो उससे 2 करंट में जो दो आपके जो करंट इसमें आपको मिले हैं, उस नो लोड करंट को अपन I0 बोल रहे हैं। और I0 से सबसे पहले जो करंट आ रहा है वो है आपका एक रिएक्टिव कंपोनेंट, या फिर अपन उसको वॉटलेस कंपोनेंट बोलते हैं। एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मूला। क्या होगा इसका फॉर्मूला, कोई बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I0, सॉरी I म्यू की फॉर्मूला क्या होगा? जो भी आपका, यार ये रिप्लेस कैसे हो गया, I म्यू इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव कंपोनेंट और वॉटलेस कंपोनेंट। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो रिएक्टिव कंपोनेंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट में साइन कंपोनेंट आता है या फिर कॉस कंपोनेंट आता है? बताइए फटाफट। साइन। इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टिव मतलब इसमें रिएक्टेंस का बिहेवियर आ रहा है, ठीक है ना। तो I म्यू की वैल्यू जो आ रही है आपकी, द वैल्यू ऑफ I म्यू इज इक्वल टू I0 मल्टीप्लाई बाई साइन फाई नॉट, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जब ओपन सर्किट टेस्ट जब निकाला होगा तो उसमें जब पैरामीटर्स की वैल्यू निकाली होगी, उसमें ये फॉर्मूला यूज किया था बेटा आप लोगों ने। 2 करंट उसमें निकाले होंगे, I म्यू और I डब्ल्यू, चाहे आप उसको I म्यू बोल लो चाहे I एम बोल लो, तो ये यहां से आता है, ठीक है ना। सिमिलरली एक करंट हो गया आपका ये वाला, दूसरा करंट जो होगा नंबर 2 करंट, दैट करंट इज द करंट I W, and this current is also called, क्या बोलेंगे इस करंट को, फटाफट बताओ? एक्टिव करंट। एक रिएक्टिव है तो दूसरा हो जाएगा आपका एक्टिव, ठीक है। एक्टिव और एक वॉट लेस है, दूसरा वॉट फुल हो जाएगा, वॉट फुल कंपोनेंट, और इसी को अपन बोलते हैं आयरन लॉस कंपोनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना।
आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक हटके है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर ही अपने आप चीजें होती हैं। ठीक है ना। नो लोड करंट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नंबर वन इज दैट एक्टिव कंपोनेंट, और सेकंड हो जाएगा आपका उसका रिएक्टिव कंपोनेंट। अब उसका मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आई डब्ल्यू जो आपका होगा, दैट वैल्यू ऑफ आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ, क्या हो जाएगा? cos कॉस भाई, मतलब एक्टिव कंपोनेंट है तो कॉस बिहेवियर रहेगा, रिएक्टिव कंपोनेंट है साइन बिहेवियर रहेगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो टोटल आपका नो लोड करंट रहेगा, दैट वैल्यू ऑफ आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? with the help of equation number 1 and equation number 2, from equation 1 and 2 I naught की वैल्यू क्या आएगी बेटा? अंडर रूट ऑफ आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ I naught is equal to अंडर रूट ऑफ I म्यू स्क्वायर प्लस I डब्ल्यू बाई स्क्वायर। ठीक, समझ आया? मतलब इसमें आपका डायगोनल कंपोनेंट आपका रहेगा I naught, जो किससे मिलेगा? आई म्यू से मिलेगा और आई डब्ल्यू से मिलेगा। क्लियर? समझ आया आप लोगों को? ठीक है। अब अपन ये बना तो लिया आई म्यू आई डब्ल्यू। अब अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन एक ट्रांसफार्मर में मैं आपको बना के दिखाता हूं ये किस तरीके से करें। मान लीजिए मैंने एक ट्रांसफार्मर बनाया, ठीक है ना। ये मेरा एक ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है। इनपुट में जो वोल्टेज है वो V1 वोल्टेज आपको मिल रहा है, और आउटपुट में जो वोल्टेज है वो आपका V2 वोल्टेज है। बिकॉज अभी नो लोड कंडीशन है तो सिर्फ अपन एक सिंगल करंट फ्लो करा रहे हैं, जिसको अपन नाम क्या दे रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ आई नॉट। ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब इसमें आपका जो आपका ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा ना, E1 इंड्यूस ईएमएफ और E2 ईएमएफ, N1 नंबर ऑफ टर्न्स, N2 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। डायग्राम बनाया सब लोगों ने। अब इसमें जो अपने अब यहाँ पे जो आई नॉट है ना, यहाँ पे अपन ने जो आई नॉट को तोड़ा है आई म्यू में और आई डब्ल्यू में, वो अपन बनाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, मान लो आपका आई म्यू है, जिसको अपन रिएक्टिव कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो रिएक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या है कि वहां पे कंपोनेंट को अपन तोड़ेंगे दो पार्ट में। रिएक्टिव कंपोनेंट मतलब यहाँ पे अपन एक इंडक्टेंस लगा लेंगे। ठीक है ना। आई नॉट करंट फ्लो हुआ, आई नॉट करंट से यहाँ पे अपन ने करंट को इसमें दो भाग में तोड़ा। एक करंट हो गया आपका इसमें आई म्यू, और यहाँ पे रिएक्टेंस जो है, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया मैंने एक्स एम या एक्स म्यू, जो भी आपको दिया हो उसमें सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में। एंड नंबर सेकंड जो आपका करंट फ्लो होगा, आई म्यू का कैसे समझ आया आपको? आई म्यू आपका रिएक्टिव कंपोनेंट है, वॉटलेस कंपोनेंट है, किसका? नो लोड करंट का। इसलिए अपन ने यहाँ पे इंडक्टेंस या रिएक्टेंस ले लिया है। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल दो या इंडक्टेंस बोल लो, बात एक ही होती है। वो डिपेंड करता है आपको एल दिया हुआ है या एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं अपन, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? क्लास? ठीक है। और सेकेंड जो कंपोनेंट रहेगा वो आपका एक्टिव कंपोनेंट है और वॉट फुल कंपोनेंट है, तो वहां पे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा दैट करंट इज आई डब्ल्यू, और यहाँ पे रेजिस्टेंस RDV अपन इसको दिखा देंगे। ठीक है। आई म्यू को किसी किसी बुक में आई म्यू की जगह यहाँ पे आई म्यू को कहीं कहीं आई एम भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आई म्यू लिखा हो या आई एम लिखा हो, बात एक ही है। अभी नो लोड करंट है, अभी अपने कोई लोड का इसमें कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं अभी I2 की बात नहीं कर रहा आपसे। ठीक है ना। सिर्फ अभी अपने लॉसेस को समझने के लिए अपन ने नो लोड कंडीशन ली है, और इस नो लोड कंडीशन में अपन ने इस प्राइमरी इनपुट करंट को डिवाइड किया है, और यहां से आपका एक करंट आया है।
क्लियर? सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या बना लेंगे, इसका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे अपन फटाफट से, तो इसमें फेजर डायग्राम के लिए मान लीजिए सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो आपका रेफरेंस होगा उस रेफरेंस में कौन सा करंट आप फ्लो कराएंगे, बताइए फटाफट, आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है बताने की। मुझे वैसे बताओ कि अगर मेरे को फेजर डायग्राम बनाना है, मान लीजिए मैं फेजर डायग्राम इसमें स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने फेजर डायग्राम का स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं करंट फ्लो कराऊं आई, ये कौन सा करंट होगा, आई नॉट, आई डब्ल्यू या आई म्यू? I mu. आई नॉट। I not. आई नॉट। आई नॉट सर। और कोई? बेटा अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि जो आई नॉट का जो वो होगा वो डायगोनल कंपोनेंट होगा किसका, आई म्यू के स्क्वायर का और आई डब्ल्यू के स्क्वायर का, ठीक है ना। तो आई नॉट तो रेफरेंस में हो ही नहीं सकता आई बेटा। डब्ल्यू आई IW बना दिया। आई डब्ल्यू आई। अच्छा, आई म्यू आई वेरी गुड, आई म्यू आएगा, दिस इज आई म्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक आपका रिएक्टेंस का बिहेवियर हो रहा है। इसका मतलब जो फ्लक्स का जो सबसे पहले वैल्यू आ रही है, मतलब 5m जो मैक्सिमम फ्लक्स आपका आ रहा है, वो आपके एक आई म्यू के बिहेवियर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो xm आपने रिएक्टेंस दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे ये रेफरेंस अपन इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो आपका V1 वोल्टेज रहेगा, क्योंकि आपका क्या है, पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर आपका इंडक्टिव बिहेवियर बता रहा है। इंडक्टिव बिहेवियर मतलब जो करंट जो करेगा वो आपका लैग करेगा वोल्टेज से, तो ये मैंने बना दिया आपका यहाँ पे वोल्टेज V1। अब जो वोल्टेज V1 है उस वोल्टेज V1 से जो आपका IW होगा, बिकॉज IW क्या है आपका, IW क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज IW? एक्टिव कंपोनेंट है। एक्टिव का मतलब है कि मतलब जहां भी एक्टिव कंपोनेंट आता है वहां पे अपन रेजिस्टेंस का बिहेवियर लिख रहे हैं। इट मींस दैट कि जो भी वोल्टेज जहां आपका अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये देखो RDW ले लें या XM ले लें, जो V1 वोल्टेज आपका इनपुट वोल्टेज है, अगर ये अपन पैरेलल ब्रांच ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये V1 आपका RD के अक्रॉस भी है और XM के अक्रॉस भी है या नहीं है, बताइए फटाफट। यस सर। ठीक है ना। Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा, जहां पे आपका वोल्टेज आएगा वहीं पे आपका कौन सा करंट फ्लो होगा, IW फ्लो होगा। IW। ठीक है ना, थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये टॉपिक, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो आज समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों के कंपोनेंट से जो आपका टोटल जो करंट निकल के आएगा यूजिंग द डायगोनल कंपोनेंट, टोटल करंट कितना निकल के आ गया अभी आपका, आई नॉट। आई नॉट आ गया। I not. ठीक है, समझ आया फेजर डायग्राम। और E1 E2 आपका जैसे अपन ने पहले बनाया था E1 और E2 को, वैसे अपन फिर से अपन E1 E2 को बना सकते हैं। मतलब E1 क्या करेगा, E1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वैल्यू ऑफ V1। ठीक है, अब वो E2 की वैल्यू आपकी कम है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप E2 को भी ड्रॉ करा देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, दिस फेजर डायग्राम इज, इस फेजर डायग्राम को क्या बोलेंगे अपन, नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर बेटा 3 फेज भी होता है, लेकिन अपन लोगों के सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ही। ठीक है ना। तो अपन ने जब परसों जो फेज डायग्राम कल की क्लास में जो पढ़ा था, वो अपन ने ये पढ़ा था V1 IM phi-m E1 E2। ठीक है ना। अब यहाँ पे IM phi-m की वजह क्या आ गया, phi-m तो रहेगा, IM की वजह जगह क्या आ गया, यहाँ पे I म्यू आ गया। ठीक है, अब मैं इसको I म्यू लिख लूं या IM लिख लूं, ये मेरे पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस कंपोनेंट आ गया है। वहां पे आपका जो करंट फ्लो हो रहा था वो IM ही फ्लो हो रहा था वाइंडिंग के अकॉर्डिंग,
वाइडिंग के अक्रॉस यहाँ पे आई नॉट फ्लो हो रहा है, लेकिन आई नॉट से अपने आई डब्ल्यू आई एम को अपने डिवाइड कर दिया और इससे अपने फेज डायग्राम बना दिया। यहाँ पे फेज एंगल जो रहेगा वो आपका V1 और आई नॉट के बीच में आपका जो भी आपका फेज एंगल रहेगा, चाहे अपने वाई नॉट जो मैं इसमें आपको बता रहा हूं, ये आपका फेज एंगल रहेगा। ठीक है ना। तो टोटल आपका जो कोर लॉस आएगा किसी भी इसमें ट्रांसफार्मर में, बस 1 मिनट और, तो कोर लॉस बोल लो या आयरन लॉस बोल लो, तो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने भी जब ओसी एसी टेस्ट किया होगा, चाहे मैं इसको पी नॉट बोलूं चाहे डब्ल्यू नॉट बोलूं, तो वैल्यू आएगी V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट। इस तरीके से अपन कोर लॉस या आयरन लॉस निकालते हैं। ठीक है। और कॉपर लॉस तो आपको पता ही है, ये कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, PCU इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 स्क्वायर या I2 स्क्वायर R2 स्क्वायर। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। तो ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन में ये वाला जो करंट का कंपोनेंट है, एक बार इस टॉपिक को आप एक बार बुक्स में और प्लीज देख लीजिएगा। अगर आप बुक्स में नहीं देखोगे या रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कल की क्लास में और समझ नहीं आएगा, बिकॉज कल की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर मतलब सिंपल क्या है, अब आपका इसमें I2 करंट फ्लो करेगा। क्लियर। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल से आज के, एक न्यूमेरिकल ये, दो ये, और मैं PDF आप लोगों से शेयर कर देता हूँ अभी, नोट्स वाली और न्यूमेरिकल वाली। और ये ट्रांसफर और नो लोड कंडीशन विद लॉसेस लिया हुआ है। देखो नो लोड तो होता ही है, ये भी आपका नो लोड है, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया है, इसमें लॉस कंसीडर कर लिया है। ठीक है ना। और इसका फेज डायग्राम बना लिया है। और कल अपन स्टार्ट करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड, आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं, सॉरी, ट्रांसफर ऑन लोड। क्लियर। ठीक है। तो जैसा आपका सिलेबस है इसमें अब यहाँ तक तो अपना ये मेनली कवर ही हो जाएगा। तो ट्रांसफर और नो लोड लोड जैसे देखेंगे वैसे ही आपका रेगुलेशन, एफिशिएंसी, ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे। तो मोस्टली कल कोशिश करेंगे या फिर फ्राइडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो मेरी तरफ से क्लास एंड होती है आज की। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, and you can also go for your next class. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.